Hello student, good morning all of you. Welcome to VK Education classes. I am Vikram Kumar Gautam. बेटा क्लास 10 में हमने अब तक चैप्टर नंबर 1 जो आपका था लाइव प्रोसेसेस, उसमें हमने आपको 3 सेक्शन क्या किए हुए कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा हमने पिछले लेक्चर्स में आपको कंप्लीट किया हुआ था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है, याद होगा ना। हमने पिछले लेक्चर्स में लगभग आपको 15 लेक्चर में कंटिन्यूअस अगर हम चले तो 15 लेक्चर्स आपके हुए हैं और उस 15 लेक्चर्स में हमने 3 सेक्शंस को कवर किया है। पहला सेक्शन था जो न्यूट्रिशन वाला पॉइंट था, हमने न्यूट्रिशन को देखा, कवर किया हुआ है, फिनिश किया हुआ। दूसरा हमने देखा बेटा रेस्पिरेशन का, बहुत लंबा चौड़ा उस पर नहीं था आपको, उस पर हमने 2-3 या 3 लेक्चर्स मैक्सिमम रहे होंगे, वो हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने कंप्लीट किया ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा लंबा चौड़ा चैप्टर था जिसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग में देखा एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में देखा कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है प्लांट्स पे, और ह्यूमन बीइंग में हमने भी देखा। तो सारे अब तक जो हाई स्कूल के लेवल था, हाई स्कूल के लेवल पे था और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो हमने कहा कि आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा, जो आपको बड़ा ही आपको यूजफुल होगा रिजल्ट के लिए आपके, और आपको आगे की हर क्लासेस में जब आप एंट्री करोगे बेटा, जब आप 11th में जाओगे या क्लास 12 में जाओगे तो ये सारे आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। यहाँ पे हम ब्रीफ रिवीजन कर रहे हैं, समझ लो, ब्रीफ स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो इतने जो लेक्चर्स हमने अब तक कंप्लीट किए हुए हैं, तो हम रिकॉल कर लेते हैं फिर से हम उसको कि क्या क्या हम अध्ययन कर चुके हुए हैं। तो आज का किसी प्रॉब्लम की वजह से बेटा आज का लेक्चर्स बिल्कुल कंप्लीटली नहीं लेंगे, तो आज का जो लेक्चर्स होगा थोड़ा सा फंडामेंटल चीज़ों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वो जो अगला कंटिन्यूअस चैप्टर्स है, उस सेक्शंस है, वो 4th वाला जो सेक्शन आपका है वो है एक्सप्रेशन के बारे में, जो पिछले लेक्चर्स में हमने बता भी रखा था कि आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा नहीं दे रखा हुआ, लेकिन जितना भी दे रखा हुआ वो आपको बहुत ही बेनिफिट है, वो उतना आपके लिए पर्याप्त है बेटा, उतनी स्थिति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हम देखेंगे एनसीईआरटी की एक लाइन आपको कवर करते हैं हम बेटा, एनसीईआरटी की कवर करते हैं, उसके बाहर भी आपको जाकर हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है या फिर उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हैं। ठीक है, हमने उसको भी देखा। अब आपको क्या करना है कि रिकॉल कर रहे थे, अब तक हमने जो ट्रांसपोर्टेशन देख लिया, प्लांट्स में हमने ट्रांसपोर्टेशन देखा, तो उसमें हमने क्या क्या देखा, आपको वाटर का ट्रांसपोर्ट और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसको हमने समझने की कोशिश की। उसके बाद हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान आपको क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में फोटोसिंथेसिस के बाद आपको क्या होते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं या फूड हुआ, ग्लूकोज मालिक्यूल्स हुए एंड अदर सब्सटेंसेस जो होते हैं, वो आपको ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं। ठीक है, तो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस क्या आप कुछ क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, जो आपको क्या करिएगा बेटा, उसका आंसर हमको लिख दीजिएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस हम आपको देते हैं कि पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जाइलम, जो आपको वैस्कुलर टिश्यूज होती है, उसमें आपको 2 टिश्यूज पाई जाती थी, जो आपको जाइलम की एंड फ्लोएम की। तो आपको लिख भेजना है कमेंट बॉक्स में कि जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, किसके ट्रांसपोर्ट में आपको क्या होती है, यूजफुल होती है। जाइलम के द्वारा किन पदार्थों का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है पौधों के। और दूसरा लिख भेजना है फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, किस पदार्थों का ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? आज का क्वेश्चन 2 है कि आपका पहला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1 कि जाइलम के द्वारा कौन से पदार्थों का ट्रांसपोर्ट होता है पौधों में। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपको लिख भेजना है कि आपको फ्लोएम के द्वारा किन पदार्थों में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। बस इतना सा आपको एक क्वेश्चन था। फिर हम क्या करते हैं बेटा, आपको स्टडी करते हैं, हम कंटिन्यूअस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इसके संग जो पहले से हमने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये जो फिगर हमने बना रखा हुआ है, डायग्राम आपको बेटा दे रखा हुआ है, ये आपको एनसीईआरटी का डायग्राम।
ठीक है। एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा ये डायग्राम, थोड़ा सा हमने मॉडिफाइड किया होगा एनसीईआरटी में बेटा, तो वो भूलिएगा मत, हम देखेंगे उसको डिटेल में। तो सबसे पहले हम इसकी फंडामेंटल चीज़ों को समझते हैं कि एक्सक्रीशन होता क्या है। अब तक हमने स्टडी जो की थी, स्टडी हमने क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रिशन के दौरान, न्यूट्रिशन में हम फोटोसिंथेसिस देखे थे, डिस्कस किए हुए थे फोटोसिंथेसिस में, और हमने दूसरा जो सेक्शन देखा था वो देखा था रेस्पिरेशन के दौरान में। कुछ आपको क्या होते हैं, आपको प्रोडक्ट्स बनते हैं जो आपको वेस्टेज होते हैं, ठीक है। कुछ आपको प्रोडक्ट बनते हैं जो आपको वेस्टेज होते हैं या फिर वो हानिकारक होते हैं। हमारी बॉडी में क्या होता है, इन दो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको क्या होते हैं, यूजफुल ही नहीं होते हैं, वो अनयूजफुल होते हैं। तो उसमें आपको देखना है बेटा ये कि जो अनयूजफुल होते हैं उसको जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, अपने बॉडी से क्या होते हैं, बाहर आपको निकाल देते हैं ताकि वो उनको नुकसान ना करें, उनको सेल को डैमेज ना करें, टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हमको देखना है कि हमने क्या चीज़ों को देखा हुआ है। तो जनरली अगर देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस के दौरान हमने देखा था क्या बेटा, आपको कुछ पॉइंट बनते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और गैसेस के फॉर्म में होता है, और हमने क्या होता है रेस्पिरेशन के दौरान भी हमने देखा था क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, वो गैसेस में होता है। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो आपको दो मैटर पे मिल सकते हैं, एक तो आपको गैसेस फॉर्म में हो सकते हैं वेस्टेज जो होते हैं, और दूसरा आपको मिल सकता है कि इसमें सॉलिड फॉर्म में भी वेस्टेज मिलते हैं, और तीसरा मिलता है क्या, लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है। तो हमको तीन प्रकार से वेस्टेज आपकी बॉडी में क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म, सॉरी हमारी बॉडी में ऑर्गेनिज्म, पूरे हम ऑर्गेनिज्म की देख रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजी पढ़ रहे तो बेटा सारे ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। तो हमको क्या करना है कि अलग अलग जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें आपको ये सारे वेस्टेज आपको मिलते हैं, ठीक है। किसी में आपको सॉलिड के फॉर्म में, किसी में गैसेस के फॉर्म में, किसी में आपको लिक्विड के फॉर्म में, सारे वेस्टेज प्रेजेंट हैं। अब इसका क्या होता है, आपको निष्कासन होता है, एक्सक्रीट किया जाता है, बॉडी के बाहर निकाले जाते हैं, मूव टू इनसाइड टू आउटसाइड द बॉडी, वो बॉडी के इनसाइड से आपको बॉडी के आउटसाइड में आपको क्या होते हैं, रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, तो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं जो आपको निम्न कोट के जीवधारी जो होते हैं बेटा, जो आपको निम्न कोट के जीवधारी होते हैं, जो आपको सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जनरली उनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो आपको सिंपल डिफ्यूजन द्वारा हो जाता है। वो डिफ्यूजन द्वारा उनका होता है, वो अपनी बॉडी के सरफेस से क्या करते हैं कि आपको एक्सक्रीशन करते हैं या फिर एक्सक्रीट करते हैं वेस्टेज प्रोडक्ट, जैसे आपको अमीबा को ले लिया जाए या फिर पैरामीशियम जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जनरली वो अपने एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं बेटा, वो आउटसाइड द बॉडी निकालते हैं, किसके द्वारा, सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी के सरफेस के द्वारा वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं आउट मीडियम में, जिस मीडियम में रहते हो, जैसे वाटर मीडियम में रह रहे हो तो वाटर मीडियम में रिलीज करते हैं। तो ये आपको सिंपल तरीके से हो जाता है। वो पिछले लेक्चर्स के दौरान भी हमने कुछ डिस्कस किए हुए हैं, डिफ्यूजन के द्वारा बॉडी के बाहर को रिलीज करते हैं, जो उनको लेना होता है तो वो ले लेते हो, जो आपको इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो सिंप्लीफाई से आपको उस मेम्ब्रेन के द्वारा आउटसाइड में निकाल देते हैं। इस बॉडी को ये ध्यान रखिएगा, बॉडी के बाहर यदि सिंपल डिफ्यूजन द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, जैसे आपको सपोज दैट करो या फिर बेटा आपको अमीबा है, ठीक है, समझने के पॉइंट, अमीबा है, जब भी इसके वेस्टेज जो बनते हैं, ये कुछ वेस्टेज बने यहाँ पे इकट्ठा होंगे, जब इसका डाइजेशन हो गया फूड का तो ये बेटा मूव करके इसके सरफेस की तरफ आएगा, सरफेस की तरफ आएगा तो ये क्या करेगी, सेल से सरफेस से बाहर निकल जाएगा, ये वेस्टेज, ठीक है, ये वेस्टेज जो होता है ना यहाँ से बाहर निकल गया। अब देखो ये वेस्टेज जो बाहर निकलता है, इसकी प्रोसेस को हम कहते हैं, जो सिंपल सेल के द्वारा होता है बाहर निकलता है, उसको कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस। क्या कहते हैं वो याद रखिएगा, एक्सोसाइटोसिस। क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को, एक्सोसाइटोसिस के मेथड द्वारा, वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, वेस्टेज को बाहर रिलीज कर देते हैं। क्लियर हो गया, सिंपल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए हमने कहा। अब आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन द्वारा ये आपको रिलीज हो गया। फिर आपको देखना है कि ये लिक्विड मटेरियल जो होगा, अब हम आते हैं कि हमने बताया कि आपको वेस्टेज जो होगा वो आपको किस प्रोडक्ट्स में हो सकते हैं, 3 फेज में हो सकते हैं गैसेज। तो हमने प्लांट्स में और कुछ ऑर्गेनिज्म में जो देखे थे तो वो सिंपल तो एक्सोसाइटोसिस द्वारा होता है। जनरली अगर प्लांट्स में देखा जाए तो जो गैसेज बनती हैं, जो वेस्ट गैसेज रहती हैं बेटा,
वो क्या की जाती है, लेट में जो हमने स्टोमेटा देखा था उसके द्वारा क्या करती है, रिलीज कर जाती है, बाहर निकाल दी जाती है। क्लियर हो गया? अब बात आती है कि आपने गैसेस को देख लिया, उसी तरह से कुछ ह्यूमन बींग्स में जो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ह्यूमन बींग, अदर जो क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें भी क्या होता है, उनमें क्या किया जाता है कि बेटा उनकी बॉडी में कुछ आपको ऑर्गन्स आते हैं, वो आपको पार्टिसिपेट करते हैं उसको बाहर निकालने। ठीक है, तो वो भी हमने देख रखा है रिस्पायरेशन के दौरान हमने देखा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड में घुल जाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के द्वारा क्या होती है, बाहर रिलीज कर दी जाती है। वहाँ पे लंग्स आपको इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था कि इसको एक्सक्रीट करने के लिए गैसेस का, तो वो सिंपली वे में हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमने समझा। ठीक है, वो भी बड़ा आसान था। अब हमको ये समझना है, दूसरी पॉइंट आती है सॉलिड क्या था। सॉलिड को भी हमने देख लिया कि एक्सक्रीट कैसे करता है सॉलिड, तो कहोगे सर कब बताया आपने, तो हमने आपको याद होगा कि जब ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे वहाँ पे देखा था कि जो न्यूट्रिएंट्स होते थे वो एब्जॉर्ब हो जाते थे स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या फंक्शन रहता था बेटा कि वो कुछ वाटर्स होते थे, जो एक्स्ट्रा वाटर होता था उसको रीएब्जॉर्प्शन होता था वाटर का, लेकिन कुछ सॉलिड फॉर्म में, बिल्कुल सेमी सॉलिड कह सकते हो, बिल्कुल सॉलिड नहीं कह सकते, सेमी सॉलिड फॉर्म में क्या होता है बेटा, वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो एनएस के द्वारा क्या होता है, बाहर निकाल दिया। वो हमने सिंपल वे में देख लिया बता। अब बचा रह गया कि कुछ लिक्विड पे जो होते हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, तो वो हमको देखना है कि अगर लिक्विड फॉर्म में जो होता है, सिंपल में जो होते थे, हमने सिंपल में देखा जो साइटोसिस वाला ऑर्गेनिज्म कर लेते हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, उनमें आपको उनको एक्सक्रीशन करने के लिए उनके पास क्या होते हैं, आपको स्पेशलाइज्ड क्या होते हैं, ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक है, उनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं जो कि उसमें क्या होते हैं, सहायता करते हैं उस टॉक्सिक या फिर जनरली कह सकते हो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने। तो उसको देखते हैं जनरली वो क्या हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा वो जो आपको टॉक्सिक होता है वो नाइट्रोजीनस टॉक्सिक सब्सटेंसेज होते हैं जो हमारी बॉडी में आपको क्या होते हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती है रेस्पिरेशन के दौरान, तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान हमारे कुछ वेसेल आपको नाइट्रोजीनस फॉर्म में बनते हैं। किस फॉर्म में बनते हैं, नाइट्रोजीनस फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा रहती है जो कि आपको क्या होता है, बॉडी के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है ऑक्सीजन से। तो उनमें क्या होता है कि ये बॉडी के लिए आपको जनरली ये दिया ना कि आपको बॉडी के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, तो वो क्या होते हैं, कुछ ऑर्गन आपको क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं और फिल्टर करके ब्लड से बाहर रिलीज करते हैं। उसी को साफ साफ आपको समझना है। ठीक है, और हमको किसका समझना है, सारे ऑर्गेनिज्म का नहीं समझना है, हमको समझना है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। क्लियर हुआ? तो हमने यहाँ पे आपको एक्सक्रीशन का मैटर समझा, और सॉरी एक हमने फंडामेंटल नहीं समझा है, एक्सक्रीशन होता क्या, प्रोसेस क्या होता है कि जैसे जो बॉडी में जैव प्रक्रम के दौरान आपको लाइफ प्रोसेस के दौरान, मेटाबॉलिज्म के दौरान जो आपको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं बेटा, उसी का क्या होता है, आउटसाइड बॉडी की क्या होता है, रिलीज किया जाता है, निष्कासित किया जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन, और उसी को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। एक्सक्रीशन को क्या बोला जाता है, उत्सर्जन कहते हैं। तो क्लियर हो गया कि उत्सर्जन क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो आपको अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बॉडी से बाहर निष्कासित करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहा जाता है, और या फिर आपको क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन का। क्लियर हो गया, हमको एक्सक्रीशन की परिभाषा भी याद होगी। ठीक, दूसरी पॉइंट आपको ये करना है कि अब हमको ऑर्गन्स के बारे में हमको स्टडी कर दी है, तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, इस ह्यूमन में पढ़ना, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन का दिया हुआ, ह्यूमन बीइंग्स दिया हुआ, लिख लो या फिर ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में दिया हुआ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स में आपको एक्सक्रीशन जो होता है वो आपको क्या होते हैं, या फिर इस ऑर्गन में क्या क्या पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या जनरली बेटा पार्टिसिपेट, हम सिर्फ आज ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, हमने बताया ना, उसकी प्रोसेस में क्या करेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। 2 लेक्चर होगा और आपके क्या होंगे, ये एक्सक्रीशन वाला चैप्टर भी आपको क्या होगा, खत्म होगा। क्लियर है, कम से कम 2 लेक्चर आपको एक ही दिन सारे नहीं बता दूँ, तो आप ध्यान से सुनिए, लेक्चर्स को कंटिन्यूअस करिए, आपको सारी चीज़ें को रिलेटेड समझ में आ गई कि हमने न्यूट्रिशन पढ़ा तो उसमें क्या हुआ, रेस्पिरेशन पढ़ा तो उसमें क्या हुआ, फिर उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन में क्या हुआ, अब आया हुआ एक्सक्रीशन। क्लियर हुआ? तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग में हमने देखा कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं तो हमारे एक स्पेशल ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो एक्सक्रीशन में भाग लेते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है।
तो वो आर्गन जो होते हैं स्क्रीटरी आर्गन, ध्यान रखिएगा, स्क्रीटरी आर्गन पाया जाता है। वो स्क्रीटरी आर्गन्स क्या क्या होते हैं उसी को समझिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट जो आर्गन होता है ह्यूमन बीइंग का, जो स्क्रीटरी आर्गन होता है, उसको हम कहते हैं 2 पेयर किडनीज पाया जाता है। ठीक है, ह्यूमन हैव द 2 पेयर किडनी। तो आपको 2 पेयर, सॉरी 1 पेयर, सॉरी 1 पेयर आपको क्या पाया जाती है, किडनी किडनी होती है। ठीक, 1 पेयर, एनसीईआरटी में भी लिखा होगा आपको कि 1 पेयर आपको क्या पाई जाती है, किडनी पाई जाती है। और 1 पेयर ही क्या होता है, यूरेटर पाया जाता है। ठीक, 1 पेयर आपको दूसरा आर्गन क्या होता है, 1 पेयर यूरेटर। वन पेयर क्या पाया जाता है, यूरेटर होता है, यूरेटर। 1 पेयर यूरेटर होता है। और नेक्स्ट आपको ए यूरिनरी ब्लैडर, और एक क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। तीसरा पॉइंट एक ही होता है यूरिनरी, ए यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर होता है। और फोर्थ आपको जो होगा वो होगा आपका क्या, ए यूरेथ्रा। चौथा होगा ए यूरेथ्रा। ठीक, इतने आर्गन आपको क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जो इस क्वेश्चन में भाग लेते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। क्या देखा हमने, 1 पेयर किडनी, 1 पेयर यूरेटर एंड 1 पेयर यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरेथ्रा। देखो इसमें क्या होता है, अब हम इसके सारे जो हमने ये आर्गन्स लिखे हुए बेटा, ये एनसीईआरटी के फिगर में बिल्कुल दिया था। ठीक, इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ पे होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्गन होता है वो होती है किडनी। ठीक, किडनी में आपको देखिए कि 1 पेयर जो किडनी पाई जाती है वो सिचुएटेड ऑन द बिहाइंड द मिडरिप। जो बोन मैरो होती है, मिडरिप होती है, हमारी बोन्स होती है, वो आपको, या फिर मेरुरज्जु जिसे कहते हो, उसी के अगल बगल क्या होती है, पाई जाती है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। बीच में हमारी बीच की होगी, और ये क्या होगी बेटा, आपको बिसाइड, और वो पीछे पाई जाती है, बिल्कुल पीछे ही आपको क्या होती है, किडनी है। तो आगे की तरफ बिल्कुल आगे नहीं निकली, यहाँ पे आपको बिसाइड किडनी पाई जाती है, आपको मिडिल पीस के लेफ्ट एंड राइट में। क्लियर हो गया। तो ये आपको फिगर हमने नंबर बनाया है, देखो किडनी। फिर ये किडनी जो होती है, किडनी एक जगह सिचुएटेड होती है ऑन इन एब्डोमिनल रीजन। बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं बेटा, आपको ये जो होता है ऊपर का, इसको हम बोलते हैं जो हेड बोला जाता है, ये हेड होता है। यहाँ से लेकर आपको ये नेक हुआ, यहाँ से लेकर ये पार्ट जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट होता है, से होता है, उसको कहते हैं थोरैक्स, एंड उसके नीचे वाला पार्ट जो होता है वो कहलाता है क्या, एब्डोमेन। तो किडनी कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, एब्डोमिनल रीजन पे। तो किडनी इज सिचुएटेड ऑन इन ह्यूमन बीइंग इन द साइड्स ऑफ बिसाइड किसके, आपको बैकबोन, जो हमारी बैकबोन रीढ़ की हड्डी होती है उसी के साइड में आपको सिचुएटेड रहती है। एंड क्या बिसाइड 1 पेयर एंड उसके सिचुएटेड रहती है। और वो क्या करती है बेटा कि उसमें क्या होता है कि बॉडी की क्या होती है, हमने आपको सर्कुलेशन में बताया होगा ह्यूमन बीइंग में कि आपको क्या पाया जाता है, शुद्ध रुधिर किसमें आपको बॉडी में एंट्री करता है, हार्ट में, तो पाई जाती थी वेना कोवा, सॉरी हाँ वेना कोवा पाई जाती थी। क्या पाई जाती थी, वेना कोवा। तो ये ध्यान रखना, वेना कोवा यहाँ पे एक वेना कोवा होती है, उसकी ब्रांच होती है, वो वेना कोवा जो होती है वो बेटा आपको क्या कराती है, उसकी ब्रांच बढ़ती है, जिसको बोलते हैं रीनर वेंस कहते हैं। तो ये आपको 1 पेयर आपको किडनी मिली। इसकी जो आपको देखिए आर्टरीज एंड वेंस होती है, ये देखो आर्टरीज होती है, ये लेफ्ट रीनर आर्टरी होती है, जो ब्रांच में आपको विभक्त रहती है, जो किडनी के अंदर एंट्री करती है, उसको रीनर आर्टरी कहा है। कभी कभी हमने कहीं क्वेश्चन में भी देखा था, रीनर आर्टरी कहाँ पे पाई जाती है, क्या होती है, तो आप बताओगे रीनर आर्टरी के द्वारा ही क्या होता है, ब्लड ले जाया जाता है, कहाँ पे, किडनी के अंदर पहुंचाया जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है किसी एग्जाम में, हमने देखा हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कि किडनी के अंदर ब्लड को, जो प्योर ब्लड को कौन लेकर जाता है वहां पे किडनी के अंदर एंट्री करवाता है, तो आप बताओ किसको, रीनर आर्टरी होती है, वो आपको ले जाती है। उसी तरह से जो अनप्योर ब्लड होता है वो आपको क्या होता है, किसके द्वारा आपको यहाँ पे पाया गया हुआ, आपको रीनर आपको क्या होती है, सॉरी क्या होता है,
लेफ्ट, हाँ, रीनर वेंस होती है। ये लेफ्ट हमने लिखा हुआ है, ये दो पेयर होती है, इसमें भी आपको साइड का नहीं लिखा हुआ तो इसलिए लेफ्ट लिखा हुआ है। लेफ्ट रीनर आर्टरी एंड क्या होता है लेफ्ट रीनर वेंस एंड लेफ्ट किडनी है, ठीक। ये आपको सिचुएटेड हो गया। फिर आते हैं हम क्या, ये तो आपको 20 आपको कहा जाता है मेंस जो होता है वो ओटा होता है, जिसमें ओटा को हमने बताया जो धमनी होती है, महाधमनी होती है, उसको ओटा बोलते हैं बेटा, वो आपको रुधिर को ले जाती है। फिर आपको देखिएगा ये आपको ब्रांचेस में बटी रहती है, फिर बॉडी में फैल जाती है, फिर जहाँ जहाँ जाना होता है वहाँ पर जाती है। अब ध्यान रखो कि इसमें रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स और हमको लेफ्ट किडनी मिली और ये मिला ओटा। अब उसके बाद आपको है यहीं पे वेना को होती है जो ब्लड को आपको यहाँ ब्लड क्या होता है, अशुद्ध ब्लड क्या होता है, फ्लो करता रहता है उसमें। और इसमें आपको देखिए इस किडनी से एक निकला हुआ ऑप्शन है, ये एक नलिका निकली, ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर निकला हुआ है, उसको हम कहते हैं क्या, लेफ्ट यूरेटर कहते हैं। देखो यूरेटर हमने लिखा हुआ है, तो हमको किडनी भी समझ में आया, यूरेटर आपको क्या मिला, लेफ्ट वाला 1 पेयर यूरेटर पाया जाता है, किडनी 1 पेयर पाई जाती है। और बचा रह गया ये आगे खुलता कहाँ पे यूरेटर, तो आपको यूरिनरी ब्लैडर मिला। ये मस्कुलर लेयर का एक ब्रूट पाउच की तरह, थैले की तरह स्ट्रक्चर होता है, मसल्स का बना होता है, उसको बोलते हैं बेटा यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है। इसी में क्या होता है, यूरिन जो होती है वो एकत्रित होती है, इकट्ठा होती है, स्टोर होती है, और इसके द्वारा क्या होता है, यूरेथ्रा के द्वारा क्या होता है, यूरिन को निकाल दिया जाता है, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिया होती है। अब ध्यान सुनो कि वो अमोनिया जो होती है, जनरली जो होती है, जो अमोनिया होती है, अमोनिया के फॉर्म में ही हमारी बॉडी में क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, और उस अमोनिया को क्या होता है, थोड़ा सा जो लीवर सेल होती है उसको बेटा कन्वर्ट कर देती है हमारे किसमें, यूरिया यूरिया का फॉर्म करते हैं। तो ध्यान रखिए यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। अब लीवर में यूरिया का फॉर्मेशन हुआ, वो तो ब्लड में आपको प्रेजेंट है यूरिया। यूरिया क्या है, टॉक्सिक है। अब वो ब्लड में फ्लो करते हुए कहाँ पे पहुंचा, आपको आर्टरीज पहुंचाई कहाँ पे, रीनर आर्टरी जो के द्वारा पहुंच गया किसमें, किडनी में। किडनी जो होती है वो फिल्ट्रेट का काम करती है, जस्ट लाइक द लंग्स। जैसे लंग्स में हमने फिल्टर देखा, किडनी के अंदर आपको क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा रहता है, वो उसको फिल्टर करने का काम करती रहती है, उसको हम बाद में देखेंगे उसको। और उसके अंदर जो आपको जाल बिछा रहता है या फिर आपको सेल्स का जाल बिछा रहता है, उसकी एक सेल्स को, एक आपको क्या कहते हैं, पार्ट्स को हम कहते हैं क्या बेटा, नेफ्रॉन कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, नेफ्रॉन वर्ड जब भी यूज हो नेफ्रॉन वर्ड, तो आपको ध्यान रखिएगा वो किससे रिलेटेड है, किडनी से। कभी कभी पूछ लिया जाता है नेफ्रॉन किससे रिलेटेड है, तो मेडिकल टर्म में नेफ्रॉन वर्ड यूज करते हैं, वो किडनी से रिलेटेड है। कभी कभी आपको क्या होता है, किडनी की कुछ दवाई आती है, उस पर आपको नेफ्रोसाइटिस या कुछ भी लिखा रहता है, तो आपको समझ जाएगा कि आपको किडनी से रिलेटेड है। नेफ्रॉन वर्ड उसकी एक कोर्स का होती है। अब इसमें क्या होता है, वो जाल बिछा रहता है, उसी से होकर क्या होता है, वो फिल्टर कर लेती है। फिल्टर करने के बाद आपको क्या होती है, एक अलग से वो फिल्टर करने के बाद, उस यूरिया को फिल्टर करने के बाद, ब्लड से फिल्टर करने के बाद यूरिया को, कुछ उसमें जल रहता है, वाटर के साथ वो कहाँ पहुंचा देती है, यूरेटर में आपको पहुंच जाता है, ठीक। और यूरेटर से होता हुआ वो एकत्रित होता है कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में एकत्रित होता है, और समय के बाद आपको यूरेथ्रा के द्वारा वो क्या होता है, निकाल दिया जाता है। तो ये सारे ऑर्गन्स हमने देखा। हमने थोड़ा सा आपको ये देखने के लिए आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ, ये एड्रेनल ग्लैंड लिखा हुआ जो एनसीईआरटी में था। यहाँ पे देखिएगा कि किडनी के अपर पार्ट पे कुछ आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, उस स्ट्रक्चर जो होता है जनरली वो क्या होती है बेटा, ग्लैंड होती है, जिसको बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। तो जब हम आपको पढ़ेंगे क्या कहते हैं, इंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे, इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे सारी ग्लैंड्स का हम स्टडी करेंगे। वहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे एड्रेनल ग्लैंड के बाद, जो किडनी के पास पाई जाती है, उसका फंक्शन क्या होता है, कैसा हार्मोन रिलीज करती है, और वो हार्मोन्स किसमें पार्टिसिपेट करता है, तो उसके अध्ययन में हम देखेंगे, ठीक है। वो आगे के चैप्टर्स में मिलेंगे आपको। फिलहाल आपको हमने फंडामेंटल ये क्लियर कर दिया होगा, कैसे पाया जाता है, कहाँ सिचुएटेड होता है, ये स्ट्रक्चर आपको बनाने पड़ेंगे नोट्स में। हमने ये ध्यान रखिएगा जो भी हम व्हाइट बोर्ड पे आपको फिगर बनाते हैं, वो सारे के सारे आपको बनाने पड़ेंगे, कुछ भी नहीं आपको छूटना चाहिए। वो जब मैं आपको नोट्स दूंगा
फिलहाल बेटा हमने इतना क्लियर कर लिया। नोट्स बनाने में मुझे प्रॉब्लम ये होती है कि मैं हिंदी में लिखना नहीं चाहता हूँ, लिखता हूँ लेकिन लिखना नहीं चाहता, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पड़ जाता है, तो इस वजह से। लेकिन आप संतुष्ट रहिए, मैं आपको नोट्स दे दूँगा हिंदी मीडियम को, ठीक है। तो हिंदी मीडियम अब तक मैं कन्फ्यूजन था कि मैं हिंदी मीडियम वालों को कैसा दूँ ऐसे, तो इसलिए मैंने क्या किया हुआ कि बेटा लेक्चर्स के दौरान मैं बताता हूँ कि हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट हो, सारे पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं उसकी हिंदी प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक। तो अब ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई बेटा। नेफ्रॉन क्लियर हुआ, यूरेथ्रा क्लियर हुआ, ये सारे ऑर्गन्स आपको इस सेशन में भाग लेते हैं। आगे का हम स्टडी करेंगे कि इसके अगले लेक्चर्स में हम इसके फंक्शन देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे जो यूरिन होती है वो कैसे आपको बनती है। आपको साफ साफ एक लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है बेटा कि हाउ इज यूरिन प्रोसीड्स, कह रहा है कि यूरिन कैसे आपको क्या होती है, निर्मित होती है, कैसे बनती है। तो वो हमने कल देखेंगे, उसका बनना देखेंगे और बनने के बाद वो कैसे बाहर निकल जाती है, वो हम सारे प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। आप पढ़ते रहिए, ठीक है, मेहनत करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो वो हमसे डिस्कस करिए, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसका सलूशन निकाल के दूंगा और आप डिस्कस करते रहिएगा। लेकिन आप कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए, लेक्चर सुनते रहिए ध्यान से। क्लियर हो गया? सारी प्रॉब्लम हल हो गई, क्योंकि बेटा आपको हमने देखा था कोविड-19 की वजह से बहुत सारी कंडीशन प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा हुआ तो शिक्षा प्रभाव पे, जो स्कूल कॉलेजेस आपको कितने दिनों से बंद पड़े, ठीक। लेकिन आपको इसकी घबराहट की जरूरत नहीं। मैं आपको ये मत सोचिएगा, ये समझो एक मीडियम है, मैं क्लास में आपको सामने पढ़ा रहा हूँ और आप मुझे सामने से देख रहे हैं, ठीक है। और रेगुलर मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।